यस गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस, सबसे पहले तो जल्दी से मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या मेरी आवाज आप तक ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है। पहले तो मुझे ये बताओ, आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई। जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मेरी आवाज आप तक ठीक से आ पा रही है। यस, हरी अप गाइस, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज आप तक ठीक से आ रही है। मुझे वर्णन का जवाब मिल गया, वर्णन ने मुझे बता दिया यस सर, आवाज बिल्कुल क्लियरली आ रही है। ओके, बाकी लोगों का भी मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ। यस शुभम विहारी, देखो स्टूडियो के अंदर मच्छर घुसा है। यस शुभम, गुड मॉर्निंग। भाई एक बात बताओ शुभम, ये गुड मॉर्निंग नहीं है भाई, गुड इवनिंग है यार, क्या कर रहे हो। हाँ जी, यस, तो भाई मैं मान लेता हूं कि आप लोगों तक मेरी आवाज जो है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। चाइल्डहुड मेमोरीज, क्या बात है। हाँ, तुमको पता है ऐसा होता था जब स्कूल में मतलब टीचर आते ना, तो वो सारी की सारी जो बच्चे हैं वो एक साथ चलाते गुड मॉर्निंग सर। तो मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल वैसे ही तुम बोल रहे हो। यस दीक्षा, हेलो, कैसे हो। यस यस यस, चलो चलो चलो, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। यस यस वर्णन, गुड इवनिंग। आई एम फ्रॉम नैनीताल, नॉट फ्रॉम बिहार। तुमको मालूम है शुभम, आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि मैं नैनीताल जो है 3 बार आया हूं, और नैनीताल मेरी फेवरेट जगह है। मतलब मुझे रिलैक्स करने के लिए नैनीताल इतना प्यारा लगता है। वो जो नैनी झील है ना, उसके फ्रंट में जो खड़े होने की जगह है जहाँ पे हवा इतनी मस्त चलती है, मतलब वो मेरी फेवरेट प्लेस है। मुझे आज भी अगर पूछा जाए तो मैं अभी भी नैनीताल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। यस यस दीक्षा, आई एम गुड, आई होप आप लोग भी, सब लोग एकदम मस्त हैं, जबरदस्त हैं। यस, चलिए गाइस, आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे, और अब मैं आप लोगों के साथ में आगे की बात शुरू करता हूं। ठीक है, चलो दोस्तों, अपनी लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में नेशनल इनकम की सिग्निफिकेंस और कुछ शब्दों के बारे में मैंने आपसे बात की थी। मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी देश की इनकम। अगर मैं किसी भी देश की इनकम का अगर मैं टोटल लगा लूं तो वो टोटल कहलाएगा नेशनल इनकम। अब सिंपल सा पॉइंट मैंने आपको इसमें यह भी बताया था कि अब देश की इनकम कैसे कैलकुलेट करें। देश के जितने भी नागरिक हैं, मतलब किसी भी देश के जितने भी सिटीजन्स हैं, उन सारे के सारे सिटीजन्स की अगर आप इनकम का टोटल लगा लेते हो तो बेटा वो जो इनकम का टोटल है वो कहलाएगा नेशनल इनकम। क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम। ठीक है, यस सर, बात समझ में आ गई थी। इसके बाद में मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी कि नेशनल इनकम को आमतौर पे लोग जीडीपी समझ लेते हैं, लेकिन ये याद रखना जीडीपी जो है वो नेशनल इनकम तक पहुंचने का एक रास्ता है, लेकिन जीडीपी नेशनल इनकम नहीं है। लेकिन जब भी नेशनल इनकम की बात आती है, देश की इनकम की बात आती है, तब हर व्यक्ति एक ही बात बोलता है, जीडीपी। तो देश की इनकम और जीडीपी जो है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, यस यस करण, बिल्कुल वी विल बी डूइंग होल कोर्स। और मोहम्मद हाय, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। ठीक है, चलो ओके गाइस, उसके बाद में हमने पढ़ा था नेशनल इनकम कैलकुलेट क्यों करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है, पर फिर भी इस बात को समझ लेते हैं कि नेशनल इनकम आखिर निकालते क्यों हैं। नेशनल इनकम एक कॉन्सेप्चुअल, कॉम्प्रिहेंसिव और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है जिससे किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उस देश के अंदर डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन क्या चल रही है उसके बारे में हम लोगों को पता लगता है। एंड ये इसकी वजह से हर एक देश अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। नंबर 2, जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो तो आपका कंपैरिजन हो पाता है दूसरी कंट्रीज के साथ में। मतलब जो इंटरनेशनल कंपैरिजन है, मतलब हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो दुनिया में कौन से स्थान पर है, इसका हम लोगों को पता लग पाता है, और इससे हमें टारगेट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने का। नंबर 3, अगर अपन लोग किसी भी इंटरनेशनल बॉडी के पास में, यस, अगर अपन, क्या बात है, थैंक यू नमन, थैंक यू बेटा, अगर हम लोग नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट, अगर हम किसी भी इंटरनेशनल बॉडी के पास में कोई भी देश अगर लोन मांगने जाता है
तो लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कितने साल के लिए लोन मिलेगा और मैक्सिमम कितने अमाउंट का लोन मिलेगा, ये उस देश की नेशनल इनकम या उस देश की जीडीपी के ऊपर निर्भर करता है, नेशनल इनकम के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा बेटा जब हम लोग फॉरेन डिपॉजिट एफडीआईज की बात करते, तो जो एफडीआईज हैं वो अपना पैसा लगाने से पहले, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होता है वो दुनिया के किसी भी देश में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर वो लोग उस देश में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें नेशनल इनकम की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो तेजी से बढ़ते हुए देश में अगर अपना पैसा लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके पैसे को भी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी नेशनल इनकम डेटा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो रहता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो नेशनल इनकम से हमें पता लगता है कि हमारे देश के अंदर कौन सी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई की क्या पोजीशन चल रही है। जिस कमोडिटी की डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उसी सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट को सेक्टर वाइज, गवर्नमेंट जब सेक्टर वाइज अपनी जीडीपी देखती है तो उस गवर्नमेंट को यह भी पता लगता है कि कौन सा जो सेक्टर है वो तेजी से ऊपर जा रहा है और कौन सा सेक्टर डूब रहा है। जो सेक्टर तेजी से ऊपर जाता है गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देती है ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा आए और गवर्नमेंट उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है किसमें, उस सेक्टर के अंदर जो नीचे जा रहा होता है, मतलब जो सेक्टर डूब रहा होता है गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे देती है। तो इससे भारत के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं सबको बराबरी पर ग्रो करने का मौका मिलता है सरकार की तरफ से। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि गवर्नमेंट जो है, इसके अलावा भी मैंने आप लोगों को बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग पॉलिसीज बनाती है देश की तरक्की के लिए और उस पॉलिसी का इफेक्ट क्या हुआ, पॉलिसी का इवैल्यूएशन करने के लिए, पॉलिसी का असेसमेंट करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिसी की मॉडलिंग करने के लिए जो सारा का सारा डेटा हमें चाहिए होता है वो सारा का सारा डेटा नेशनल इनकम अकाउंटिंग से ही मिल पाता है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी सिग्निफिकेंस में। फिर इसके बाद में मैंने आप लोगों को कुछ शब्दों के बीच में फर्क बताया था। मैंने आपको ग्रॉस और नेट का मतलब फर्क बताया था कि ग्रॉस का मतलब होता है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन और नेट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। फिर इसके बाद में मैंने आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट ये दोनों सेलिंग प्राइस हैं। मार्केट प्राइस का मतलब होता है इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्स और बेटा जो फैक्टर कॉस्ट है उसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब ये दोनों सेलिंग प्राइस होती हैं लेकिन एक का मतलब होता है इंक्लूडिंग टैक्स, एक का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग टैक्स। उसके बाद में बेटा मैंने आप लोगों को डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क बताया था। डोमेस्टिक का मतलब होता है भारत की धरती पर और बेटा नेशनल का मतलब होता है भारतीयों के द्वारा, चाहे भारत की धरती पर चाहे बाहर की धरती पर, भारतीयों के द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड नेशनल और भारत की धरती पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक। ठीक है, यस, थैंक यू हर्षल, यस थैंक यू। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब जो मीनिंग, जो मैं टर्म्स वगैरह आपको समझाने वाला था उसके लिए अब आप लोग फटाफट से ये वाली बात लिख लो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी लेकिन मैंने लिखवाई नहीं थी, वो अब मैं आप लोगों को यहां पे लिखवा रहा हूं। इसलिए प्लीज मेरी बात को बिल्कुल केयरफुली सुनेंगे और बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे। आइए जी, शायद हमारा पॉइंट नंबर 3 चल रहा था और वो था मीनिंग ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर आपके दिमाग में एकदम ढंग से चला गया तो उसके बाद में मतलब कल की क्लास में मैं आपको बता दूं कि मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूंगा और मुश्किल से 2 से 3 क्लासेस में हम लोग सारा प्रैक्टिकल पोर्शन वगैरह सब कुछ फिनिश करके ये पूरा चैप्टर हम लोग निपटा देंगे। इसलिए भाई आज की जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आज की क्लास 10-15 मिनट ज्यादा पढ़ा दूं, ठीक है, अगर मुझे टाइम चाहिएगा तो मैं थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लेकर के कंप्लीट करूंगा, लेकिन आज की क्लास इस टॉपिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए तो आइए बेटा सबसे पहली बात अपन बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। अभी अपन एडवांस वाली बातें नहीं करेंगे। सबसे पहली बात ग्रॉस एंड नेट, ग्रॉस एंड नेट।
लिखें। ग्रॉस मीन्स a value including depreciation and net means a value excluding depreciation। तो बेटा अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ग्रॉस, और बेटा अगर अपन डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं कर रहे देन दैट इज कॉल्ड नेट। अब कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रॉस और नेट ये दोनों बातें कॉस्ट के बारे में हो रही है। नहीं, एक बात ध्यान रखना, हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम हमेशा सेलिंग प्राइस को लेते हैं, यहां पर कॉस्ट नहीं ली जा रही। तो यहां पर मैं चाहे कोई भी शब्द लिख दूं, मैं कभी भी कॉस्ट नहीं ले रहा, मैं हमेशा सेलिंग प्राइस की बातें कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहां पर आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए जो मेरी कैश कॉस्ट है, मैंने बहुत सारा प्रोडक्शन किया इस साल, और जो मैंने बहुत सारा प्रोडक्शन किया उसकी कैश कॉस्ट क्या है 10 करोड़। ठीक है, मतलब वो खर्चा जो मैंने कैश में किया। इसके अलावा जो मेरा डेप्रिसिएशन का खर्चा है दैट इज 2 करोड़। अगर दोनों को मिला दें तो बेटा मेरी जो टोटल कॉस्ट है, वो हो गई मेरी 12 करोड़, वो हो गई मेरी 12 करोड़। ठीक है, प्लस अब इसमें मैं अपना प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, और अगर मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया इसमें 3 करोड़, तो बेटा हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस, हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस मेरी हो जाएगी 15 करोड़। ठीक है, ये जो सेलिंग प्राइस है बेटा, इसके अंदर जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, मैं यहां पे जीएसटी ले लेता हूं। इसके अंदर जो भी हमारा जीएसटी है, मान लेते हैं जीएसटी है 1 करोड़, तो जीएसटी जो है वो हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, और ऐसा करने पर बेटा हमारे पास आ जाएगी टोटल सेल वैल्यू, और ये आ जाएगी मेरी 16 करोड़, ये आ जाएगी मेरी 16 करोड़। ठीक है, ये मेरी सेल वैल्यू है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि ये जो 16 करोड़ है, ये इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, तो आप इसे क्या बोलोगे ग्रॉस। ये जो 16 करोड़ की सेल वैल्यू है, ये सेल वैल्यू इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है। देखो इसके अंदर 2 करोड़ का डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर 2 करोड़ का डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, तो बेटा इसे हम लोग बोलेंगे ग्रॉस। लेकिन बेटा अगर मैं इस 16 करोड़ की सेल वैल्यू में से अगर मैं 2 करोड़ का डेप्रिसिएशन अगर मैं माइनस कर दूं, 2 करोड़ का डेप्रिसिएशन अगर मैं माइनस कर दूं, तो मेरे पास में जो नेट वैल्यू है, वो नेट वैल्यू मेरे पास यहां पर आ जाएगी 14 करोड़, और बेटा इस 14 करोड़ को हम लोग बोलेंगे नेट। तो आप एक बात ध्यान से देखो, यहां पे ग्रॉस और नेट, या फिर मैं आपको बता दूं नेशनल इनकम की जब भी मैं बात कर रहा हूं तो नेशनल इनकम में हमेशा गुड्स की सेलिंग प्राइस को ही कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट को नहीं। ठीक है, तो यहां पर सेलिंग प्राइस के बारे में ही मैंने बात की। अब मैंने बोला 16 करोड़ के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो 2 करोड़ का डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, तो बेटा इस 2 करोड़ के डेप्रिसिएशन को मिलाकर ये जो 7 करोड़, ये जो 16 करोड़ रुपए है, दिस विल बी कॉल्ड ग्रॉस। लेकिन अगर इस 16 करोड़ में से मैं 2 करोड़ का डेप्रिसिएशन अगर हटा दूं, तो बेटा मेरे पास आ जाएगा 14 करोड़, और ये जो 14 करोड़ की सेलिंग प्राइस है, सेल वैल्यू है, जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, उसे हम लोग बोलेंगे नेट। तो ग्रॉस और नेट दोनों के बीच में सिर्फ एक मामूली सा फर्क है, दैट इज डेप्रिसिएशन। दोनों के बीच में फर्क किस चीज का है, डेप्रिसिएशन का। इज इट ओके? यस गाइस, जल्दी से मुझे बताइए क्या मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है? ग्रॉस और नेट के बीच में जो फर्क है, क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस यस यस, आंसर मी, फटाफट से मुझे आंसर दीजिए।
यस, आंसर मुझे दीजिए, जल्दी से मुझे बताइए कि ये वाली जो बात है, ये वाली बात आपको पूरी तरह बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे जल्दी से बताइए। यस, ओके सर, ग्रॉस और नेट वाली बात हमें समझ में आ गई है। तो यहां पर मैं एक छोटी सी बात यहां पर और लिख देता हूं, ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस में से यदि माइनस कर देंगे, या पूरा लिख देता हूं ऐसा, ग्रॉस वैल्यू में से अगर मैं माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन तो आ जाएगी नेट वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू में से अगर अपन डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो अपने पास आ जाएगी नेट वैल्यू। वैसे आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर किसी बच्चे ने नेशनल इनकम नहीं पढ़ा हुआ तो कई बार ऐसा होता है कि सर आप इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना फोकस क्यों कर रहे हो, आप बार बार इतना रिपीट क्यों कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊं नेशनल इनकम अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, बाकी सारी कैलकुलेशन जो है वो कोई खास नहीं है, सिर्फ इन शब्दों के बीच का जो फर्क है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये दिमाग में बैठ जाए तो बस फिर नेशनल इनकम के टॉपिक में कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। ठीक है, चलो ग्रॉस एंड नेट के बाद में अब मैं दूसरी चीज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं, एंड दैट इज मार्केट प्राइस। वैसे आप लोगों को लास्ट क्लास की बात अगर याद है तो आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे शब्द बताए थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को शब्द बताए थे नेट, नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और मैंने आप लोगों को एक और बात वहां पर बताई थी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, उस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। अब अगर यहां पे आपने नोटिस कर लिया हो तो नेशनल इनकम के अंदर हम ग्रॉस अमाउंट नहीं लेते, नेट अमाउंट लेते हैं। ग्रॉस अमाउंट नहीं लेते, नेट अमाउंट लेते हैं नेशनल इनकम में। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और आप लोग जानते हो कि हम लोग हर एक बात को बहुत गहराई से हम लोग डिस्कस करते हैं, तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और आप लोग गहराई में समझना पसंद करते हो तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यह पूछना चाहिए था कि सर नेशनल इनकम के अंदर डेप्रिसिएशन को हटा के क्यों लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? मेरा सवाल समझ में आ रहा है? मैंने आपको बताया था नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। अब क्वेश्चन आता है सर कि नेशनल इनकम के अंदर अपन लोग नेट अमाउंट लेंगे, मतलब नेशनल इनकम के अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन हटा करके अमाउंट लेते हैं। सर एक बात बताओ, नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन क्यों हटाते हैं? अब यहां पर कई बच्चे जो हैं वो यहां पर एक बात पूछेंगे, कई बच्चे बोलेंगे सर नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन इसलिए हटाते हैं क्योंकि नेशनल इनकम में हम सिर्फ कैश कॉस्ट को लेते हैं। और अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट आ रहा है तो मैं आपको बता दूं आपके दिमाग में ये पॉइंट बिल्कुल गलत आ रहा है। नेशनल इनकम कैश कॉस्ट पे कैलकुलेट नहीं होती है। नेशनल इनकम जो है वो टोटल कॉस्ट पे कैलकुलेट होती है। नेशनल इनकम जो है वो नेट कॉस्ट, अकेले नेट कॉस्ट पे कैलकुलेट नहीं होती। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। अब यहां पर अगर आपको कैश कॉस्ट वाला फंडा लग रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। और एक और बात जो मैं अभी यहां पर आप लोगों को, सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि जब आप लोग मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मेरी क्लास अटेंड करते टाइम आप लोग हमेशा 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 मुझसे पूछा करो व्हाई। हर स्टेप के पीछे का जो रीजन है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर ये क्यों, सर डेप्रिसिएशन हटा के क्यों निकालते हैं। तो पहले मैं इस बात के बारे में आपको समझाता हूं कि डेप्रिसिएशन को हटाते क्यों हैं। बेटा डेप्रिसिएशन को हटाने का प्योर रीजन ये है कि अगर मैं डेप्रिसिएशन को न हटाऊं तो नेशनल इनकम के अंदर डबल काउंटिंग हो जाएगी। नेशनल इनकम के अंदर डबल काउंटिंग हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर नेशनल इनकम के अंदर डबल काउंटिंग कैसे हो जाएगी?
मैं आपको बताता हूं, सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। ये कंपनी है एक्स लिमिटेड जो कि मशीन्स बनाती है, जो कि मशीन्स बनाती है। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और बेटा ये कंपनी क्या करती है, मशीन्स बनाती है। क्या बनाती है, मशीन्स। मान लो इसने 2020 में इसने एक मशीन बनाई थी 1 करोड़ की। इसने एक मशीन बनाई थी 1 करोड़ की और बेटा ये वाली जो मशीन है ये इन्होंने बेच दी। किसको, ये बेच दी मिस्टर राम को। और मिस्टर राम ने ये मशीन लेकर अपनी फैक्ट्री में लगा दी। मिस्टर राम ने ये वाली मशीन लेकर अपनी फैक्ट्री में लगा दी। अब मिस्टर राम जो है वो क्या कर रहे हैं, वो बॉटल्स बना रहे हैं। मिस्टर राम बॉटल्स बना रहे हैं। अच्छा, ये जो मशीन है इसकी यूजफुल लाइफ मिस्टर राम के लिए कितनी है, 10 ईयर्स। इसकी यूजफुल लाइफ मिस्टर राम के लिए कितनी है, 10 ईयर्स। अब 2021 में मिस्टर राम ने बॉटल्स बनाई। मिस्टर राम ने बॉटल्स बनाई, कैश पेमेंट मतलब कैश कॉस्ट लगाई कितनी, कैश कॉस्ट लगा दी इन्होंने 40 लाख रुपीस की। तो मिस्टर राम ने बॉटल्स बनाई और बॉटल्स बनाने के अंदर कैश कॉस्ट लगा दी कितनी, 40 लाख रुपीस। और बेटा 10 लाख रुपए की मशीन है, 10 साल की लाइफ है, तो उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया 10 लाख। डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया 10 लाख। इसके बाद में उन्होंने अपना प्रॉफिट जोड़ा 10 लाख और ऐसा करके कुल मिलाकर इन्होंने जो बॉटल्स बनाई उनकी सेल वैल्यू कितनी है, 60 लाख। 60 लाख। अब जरा दिमाग लगा के इस बात को सुनना और दिमाग लगा के इस बात को सोचना कि 2020 में जब भारत की जीडीपी निकली होगी, जब 2020 में भारत की नेशनल इनकम निकली होगी, तब ये 1 करोड़ की जो मशीन इन्होंने बनाई है, ये 1 करोड़ की बनाई हुई मशीन 2020 की नेशनल इनकम में आ चुकी है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो मशीन एक्स लिमिटेड ने बनाई थी, ये मशीन भी तो भारत के अंदर हुआ प्रोडक्शन है। तो ये जो 1 करोड़ की मशीन है ये 2020 की जीडीपी के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। अब ये जो 10 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन है ये इसी 1 करोड़ का 10वां हिस्सा है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो मशीन की कॉस्ट है उसको आपने 10 साल में तोड़ दिया और मशीन की कॉस्ट को अगर आपने 10 साल में तोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब जरा सोच के देखो कि 1 करोड़ की मशीन 2020 की जीडीपी में आ चुकी है और अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 करोड़ रुपए की मशीन दोबारा से 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये जो 10 साल है, इन 10 साल में 10-10 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन करके ये मशीन दोबारा हमारे देश की जीडीपी के अंदर गिन ली जाएगी। हाँ कि ना? जरा सोच के देखो, 1 करोड़ की मशीन है, 10 साल की लाइफ है, आपने मशीन की कॉस्ट के 10 टुकड़े कर लिए। अब दिमाग लगाओ, ये मशीन एक बार पैदा हुई है। जब ये मशीन 2020 में बनाई गई थी तब ये हमारे देश की नेशनल इनकम में काउंट हो गई थी, तब ये देश की जीडीपी में काउंट हो गई थी। लेकिन अब इस मशीन का 10 टुकड़े कर दिए हैं मैंने और 10 टुकड़ों को मैं बोल रहा हूं डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन के नाम से अगले 10 साल में ये मशीन दोबारा मेरी जीडीपी में गिनती में आ जाएगी। ये मशीन अगले 10 साल में दोबारा मेरी नेशनल इनकम के अंदर काउंट हो जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, एक प्रोडक्ट 2 बार नेशनल इनकम में नहीं गिना जा सकता। इसलिए बेटा ये जो डेप्रिसिएशन है ये हटाकर नेशनल इनकम को गिना जाता है। समझ लो, डेप्रिसिएशन किसका होता है, एसेट का। और जब ये एसेट बनी थी, ये एसेट की जो वैल्यू है वो उस साल की नेशनल इनकम में गिन ली गई थी। तो ये एसेट उस साल की नेशनल इनकम में ऑलरेडी गिनी जा चुकी है जिस साल ये एसेट बनी थी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसे डेप्रिसिएशन के रूप में दोबारा काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए बेटा हम लोग जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को हटा के निकालते हैं, क्योंकि इस एसेट की कॉस्ट ऑलरेडी किसी साल की जीडीपी के अंदर, किसी साल की नेशनल इनकम के अंदर गिनी जा चुकी है। यस, चलो जल्दी से मुझे बताओ कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम डेप्रिसिएशन हटाते क्यों है? क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट की कॉस्ट के टुकड़े। एसेट की लाइफ 5 साल है तो एसेट की कॉस्ट के हम 5 टुकड़े कर देते हैं और उन 5 टुकड़ों को अलग अलग साल के P&L में डालते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कुछ और नहीं है, एसेट की कॉस्ट के टुकड़े हैं। जब एसेट की पूरी वैल्यू मैंने उस साल की जीडीपी में ले ली, उस साल की नेशनल इनकम में ले ली जिस साल आपने ये एसेट बनाई, तो अब डेप्रिसिएशन के रूप में इसे दोबारा गिना नहीं जाएगा। गॉट माई पॉइंट? यस गाइज, जल्दी 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 मुझे बताओ
कि क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। हम लोग नेशनल इनकम निकालते टाइम डेप्रिसिएशन को हटाकर गिनती करते हैं, और डेप्रिसिएशन को क्यों हटाते हैं ये वाली बात आप लोगों को बतानी है कि आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। यस दोस्तों, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का, मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों के जवाब का। यस जवाब आ गया है, दीक्षा का जवाब आ गया है यस, और मेरे पास में शुभम का जवाब भी आ गया है यस, और इधर वर्णन का जवाब मेरे पास अभी तक नहीं आया है। यस 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 गाइस, जल्दी 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 जवाब दो जवाब दो जवाब दो, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा भैया, जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब दूसरा सवाल ध्यान से देख लो। यहां पे नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होती है, और अब मैं बात करने जा रहा हूं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में क्या फर्क है। जरा मेरी बात को सुनना। बिल कैसे बनता है, ये हमारी कॉस्ट है 100, हमने अपना प्रॉफिट जोड़ा 20, और हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर दी, और बेटा हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो यहां पर आ गई 120, जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो आ गई 120। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब इसमें सेलिंग प्राइस में दो तरह की सिचुएशन होती है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, और मैं चाहता हूं बहुत केयरफुली आप लोग मेरी बात को सुने, ठीक है, ठीक है। चलो बेटा ये वाली बातें मैंने लिखवाई नहीं थी इसलिए, और मैंने इनके बारे में बेसिक बताया था, अब थोड़ा सा एडवांस्ड डिस्कशन इनके बारे में कर रहा हूं, तो वो वाली बात भी अब आप लोग सुनो। सेलिंग प्राइस के साथ में दो तरह की चीजें होती हैं, एक जो सामान के ऊपर सरकार टैक्स लेती है। तो बेटा अगर सरकार ने हमसे जीएसटी लिया, तो मान लो सरकार ने इसके ऊपर 20 रुपए जीएसटी लिया, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास यहां पे सेलिंग प्राइस आ जाएगी 140, ठीक है। अच्छा, सेल वैल्यू। और बेटा कभी कभार वो जरूरी सामान होता है जैसे एलपीजी सिलेंडर वगैरह, जिनके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अब अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, मान लो गवर्नमेंट ने 20 रुपीज की सब्सिडी दी, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा हमें जो पे करना पड़ेगा, जो प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी वो प्राइस रहेगी 100। गाइस बिल्कुल केयरफुली मेरी बात को सुनिएगा इस बात को। तो दो तरह के केसेस होते हैं, एक जहां सरकार हमसे सामान के ऊपर टैक्स लेती है, और दूसरा वो जहां पर सरकार हमें सब्सिडी देती है, सरकार हमें सब्सिडी देती है। अच्छा अब ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। एक बात ध्यान रखना कि हम लोग जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम में हम लोग सिर्फ 120 को लेते हैं। नेशनल इनकम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम ना तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को कवर करते हैं, ना ही हम लोग सब्सिडी को कवर करते हैं। हम लोग जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम हमेशा 120 पे कैलकुलेट की जाती है, मतलब जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों को हटाकर। तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों को हटाकर हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। इसका मतलब ध्यान रखना ये जो 120 है ये हमारी नेशनल इनकम है, ये जो 120 है ये हमारी नेशनल इनकम है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। और बेटा ये जो 140 है या फिर ये जो 100 है इसे हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस जो है वो इंक्लूडिंग टैक्स या सब्सिडी होता है, और बेटा जो फैक्टर कॉस्ट है वो सेलिंग प्राइस है जिसमें सब्सिडी या टैक्स शामिल नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो आप लोग लिखो फटाफट से, लिखो मेरी बात को। मार्केट प्राइस मीन्स the selling price finally payable
by the customer. Selling price finally payable by the customer. Selling price finally payable by the customer, including indirect tax and subsidy. Indirect tax and subsidy. दूसरी बात, फैक्टर कॉस्ट means the selling price excluding indirect tax and subsidy. Including indirect tax and subsidy. अब बेटा जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम हमेशा आप लोगों के सामने ये वाली दिक्कत आनी है, इसलिए प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। मार्केट प्राइस का मतलब है जो हमारी फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट मतलब वो सेलिंग प्राइस जिसमें अभी तक जीएसटी जुड़ा नहीं है और सब्सिडी घटी नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। तो वो सेलिंग प्राइस जिसमें टैक्स जुड़ा नहीं है, सब्सिडी घटी नहीं है, वो फैक्टर कॉस्ट है। अगर इसके अंदर फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दें और बेटा सब्सिडी को घटा दें, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दें और बेटा सब्सिडी को अगर मैं माइनस कर दूं तो बेटा ये कहलाएगी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब वो प्राइस जो कस्टमर को पे करनी है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बेटा, ये जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, ये जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी है, इसे हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा ये जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है और ये जो हमारी सब्सिडी है, दोनों के नेट अमाउंट को हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और बेटा मैंने यहां पे प्लस माइनस का निशान क्यों लगाया? क्योंकि अगर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है तो वो प्लस में आएगा और अगर सब्सिडी ज्यादा है तो ये अमाउंट माइनस में आएगा। इसलिए बेटा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का जो अमाउंट है वो प्लस में या माइनस में किसी भी तरीके से आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब अगर आपको कभी भी फैक्टर कॉस्ट निकालना है और आपको मार्केट प्राइस गिवन है, अब ध्यान से सुना, अगर फैक्टर कॉस्ट गिवन है, मार्केट प्राइस निकालना है तो सीधा रास्ता है। लेकिन अगर आपके पास मार्केट प्राइस है और आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसमें बहुत ज्यादा गलती भी होती है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनो। फैक्टर कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो मार्केट प्राइस में ये इनडायरेक्ट टैक्स इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। और बेटा माइनस सब्सिडी है, इधर जाएगी तो बन जाएगी प्लस सब्सिडी, प्लस सब्सिडी। तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है मार्केट प्राइस में से तो आपको माइनस करना होगा इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस करनी होगी सब्सिडी। तो आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो और सब्सिडी को जोड़ दो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके पास मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस प्लस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि बेटा इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों का जो नेट अमाउंट है उसे हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ध्यान रखिएगा बेटा, मार्केट प्राइस भी सेलिंग प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट भी सेलिंग प्राइस है, दोनों के बीच में जो फर्क है वो इनडायरेक्ट टैक्स का और सब्सिडी का फर्क है। क्लियर है बात? यस गाइस, जल्दी से मुझे बताइए, एनी प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम? क्या आप लोग मेरे साथ में लिख रहे हैं पूरी बात? यस, जल्दी से मुझे बताइए, क्या आप लोग मेरे साथ साथ ये पूरी बात लिख रहे हैं? अगर आप लोगों ने मेरे साथ में दो बातें लिख ली हैं तो मैं तीसरी चीज के ऊपर जा रहा हूं और तीसरी चीज में अब मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा जो हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ी थी। पहले हमने बेसिक सी बात पढ़ी थी लेकिन अब हम उसको एडवांस्ड वे में डिस्कस करेंगे। यस,
चलो, अब तीसरी चीज जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है नेशनल और डोमेस्टिक का फर्क। नेशनल एंड डोमेस्टिक। तो बेटा नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का जो फर्क है वो अब हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। यस गाइस, बिल्कुल केयरफुली अब ये वाली बात को सुनना। बेटा डोमेस्टिक का मतलब होता है, अभी लिखना नहीं है, प्लीज मेरी बात को सुनना, क्योंकि जो मैंने बात आपको लास्ट क्लास में बताई थी उसके आगे मैं एडवांस्ड डिस्कशन यहां पे करूंगा, इसलिए प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहला डोमेस्टिक का मतलब होता है प्रोडक्शन इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक। लेकिन बेटा नेशनल का मतलब होता है प्रोडक्शन बाय इंडियन रेजिडेंट। जो भारत के नागरिक हैं, जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, तो इंडिया के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा किए गए प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं नेशनल। अब इसमें फर्क समझो, इसमें इस तरीके से समझो, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया के अंदर इंडियंस ने प्रोडक्शन किया 10 करोड़ का, और बेटा फॉरेनर्स ने प्रोडक्शन किया 2 करोड़ का। फॉरेनर्स ने प्रोडक्शन किया 2 करोड़ का। तो बेटा ये जो 12 करोड़ है ये माल भारत के अंदर बनाए, इसे बोलते हैं डोमेस्टिक, इसे बोलते हैं डोमेस्टिक। लेकिन ऐसे ही बेटा इंडिया के बाहर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, बाकी की बची हुई दुनिया है, और बाकी की दुनिया के अंदर इंडियंस ने प्रोडक्शन किया 5 करोड़ का और फॉरेनर्स ने प्रोडक्शन किया 500 करोड़ का। अब ऑब्वियस सी बात है, पूरी दुनिया की बात हो रही है, तो पूरी दुनिया में इंडियंस ने प्रोडक्शन किया 5 करोड़ का और बाकी जितने भी नॉन इंडियंस हैं उन्होंने प्रोडक्शन किया 500 करोड़ का। अब आपको यह समझना है कि ये 10 और ये 5, ये दोनों मिलकर ये जो 15 करोड़ है ये कहलाता है नेशनल। ये जो 15 करोड़ है ये 15 करोड़ कहलाता है नेशनल। तो बेटा ये 10 + 5 ये 15 करोड़ कहलाता है नेशनल, और ये 12 करोड़ कहलाता है डोमेस्टिक। अब मेरी बात को सुनना। आप बोलेंगे सर ये वाली बात तो हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, पर मेरी बात को सुनो। ये जो 2 करोड़ रुपए की कमाई एक फॉरेनर ने इंडिया के अंदर की है, इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका मतलब ये इनकम जो है ये कहां जाएगी? ये विदेश में जाएगी। ये भारत की धरती पर कमाई गई है, लेकिन एक फॉरेन एंटिटी या फॉरेन रेजिडेंट ने कमाई है, तो ये पैसा लेकर वो अपने देश जाएगा। तो ये कहलाती है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। लेकिन बेटा ये जो 5 करोड़ है ये इंडियंस ने कमाया है भारत के बाहर, और ऑब्वियस सी बात है ये 5 करोड़ रुपया ये फॉरेनर जो है, ये इंडियन जो है वो कमाया भारत के बाहर है, लेकिन क्योंकि ये भारत का रेजिडेंट है इसलिए ये पैसा लेकर अल्टीमेटली आएगा कहां? भारत के अंदर। तो ये पैसा अल्टीमेटली भारत के अंदर लेकर के आएगा। इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और बेटा ये जो 5 करोड़ और 2 करोड़ का जो नेट अमाउंट है 3 करोड़, इन दोनों का जो नेट अमाउंट है 3 करोड़, उसे हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बेटा ये जो दोनों का नेट अमाउंट है, ये दोनों का जो नेट अमाउंट है 3 करोड़, उस नेट अमाउंट 3 करोड़ को हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है बात? अब मेरी बात को सुनो। अब यहां पे अगर मैं
12 करोड़ ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इसके अंदर से मैं 2 करोड़ को माइनस कर दूं और 5 करोड़ को ऐड कर दूं, 12 करोड़ में से विदेशी की कमाई को हटा दूं और इंडियंस ने जो विदेशों में कमाई की है 5 करोड़, अगर मैं उसको जोड़ दूं तो मेरे पास नेशनल आ जाएगा कितना? 15 करोड़। मेरे पास नेशनल आ जाएगा कितना? 15 करोड़। सही बात है, लेकिन अब मेरी बात को सुनो। लेकिन बेटा अगर मैं इस 12 करोड़ के अंदर सीधे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर इसके अंदर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर मैं नेट अमाउंट 3 करोड़ को ऐड कर दूं तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा? 15 करोड़। तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा? 15 करोड़। और बेटा दोनों, अगर मैं इसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दूं तो भी मेरे पास 15 करोड़ आ जाएगा। इसका मतलब मैं दोनों में से कोई भी तरीका लगा लूं, आंसर वही आना है। पहले आप मुझे एक चीज बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब समझ में आ रहा है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब इंडिया के अंदर किसी फॉरेनर ने पैसा कमाया, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और बेटा इंडियन ने भारत के बाहर इनकम कमाई, वो कहलाएगी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और बेटा दोनों का नेट अमाउंट अगर कर लिया जाए तो वो कहलाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आप ध्यान रखना, जब अपन लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो अपने को 99% नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही दिया जाएगा। तो अपने को फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये दोनों अलग अलग नहीं देगा, हमें सवालों के अंदर हमेशा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही गिवन होगा। ठीक है? यस। अब यहां पे एक सवाल अभी वर्णन जो है ये मुझसे पूछ रहा है, और वर्णन को अब ये वाला सवाल मुझसे पूछना है कि सर ये बताओ कि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को लेस क्यों ऐड क्यों करते हैं और सब्सिडी को लेस क्यों करते हैं? सर ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी वाली बात, सर जब हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं तो नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे क्यों निकलती है? नेशनल इनकम निकालते टाइम हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को और सब्सिडी को हम कंसिडर क्यों नहीं करते? बेटा वो इसलिए नहीं करते, अदरवाइज जिस देश में टैक्स ज्यादा लगता होगा उस देश की जीडीपी ज्यादा, उस देश की नेशनल इनकम ज्यादा दिखने लगेगी। एक बात को समझो, इंडिया में और सिंगापुर में दोनों में एक कार बनी, और ये मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग। ठीक है, ये सच है, ये सच्चाई है। भारत में जो डिजायर कार है वो 10 लाख रुपए की बिकती है। भारत में डिजायर कार जो है मारुति डिजायर वो 10 लाख रुपए की बिकती है, मान लो, वैसे तो 8 साढ़े 8 लाख रुपए की बिकती है, पर मैंने बोल दिया राउंड फिगर में मान लो 10 लाख रुपए। सिंगापुर में भी ये कार 10 लाख रुपए में ही बेचती है कंपनी, लेकिन बेटा भारत के अंदर जो टैक्स लग रहा है वो करीब 4 लाख रुपए का लग रहा है। ठीक है, भारत के अंदर 4 लाख रुपए का टैक्स लगता है, 40% के करीब टैक्स लगता है, आप ऐसा मान लो कुछ ऐसा। लेकिन आपको पता है सिंगापुर के अंदर कार्स के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स है, कितना? इस 10 लाख रुपए की कार के ऊपर सिंगापुर में लगने वाला टैक्स लगभग 60 लाख रुपए के आसपास होगा, इतना हाई टैक्स है वहां पे। अब एक बात मुझे बताओ, इंडिया के अंदर यही कार बनी, इंडिया की नेशनल इनकम में गिनती आएगी 14 लाख, और बेटा जो सिंगापुर है वहां पे 70। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर यहां पे भारत में वही कार बनी, लेकिन क्योंकि भारत के अंदर टैक्स कम लगता है इसलिए भारत की नेशनल इनकम के अंदर आप 14 लाख गिनोगे, और सिंगापुर के अंदर वही कार बनी है लेकिन उसकी वो कार सिंगापुर की नेशनल इनकम में जुड़ेगी 70 लाख रुपीज। आप मुझे बताइए क्या ये सही तरीका है नेशनल इनकम दो देशों की कंपेयर करने के लिए? या नेशनल इनकम, अगर मुझे इंडिया और सिंगापुर की नेशनल इनकम को कंपेयर करना है तो मुझे नेशनल इनकम का कंपैरिजन दोनों का बराबरी से होना चाहिए, मतलब दोनों का जो नेशनल इनकम का कंपैरिजन है वो 10-10 लाख रुपए के बेसिस पर होना चाहिए या 14 और 70 के बेसिस पर होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब तो फिर ये होगा, इसका मतलब तो यस नहीं, किम जोंग जो है वो सिंगापुर का नहीं है, लेकिन बेटा सिंगापुर जो है, सिंगापुर के अंदर टैक्सेस का लेवल बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम वहां पर पब्लिक यूटिलिटीज जो है वो बिल्कुल फ्री हैं।
ठीक है। अब आप लोगों को बताऊं, सिंगापुर के अंदर जो सिंगापुर क्या, भारत के बाहर लगभग सभी देशों में ऐसा है कि एवरी टैप वाटर इज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, मतलब किसी भी नल से पानी भर के पी लो, वो पीने का पानी है। वहां पर कोई एक्वागार्ड, कोई प्यूरिफायर वगैरह कुछ नहीं लगा ना। जहां नल दिख रहा है वहां से बॉटल भर के पी लो। और अगर पानी पीकर आप बीमार हो गए तो सरकार आपको कॉम्पेंसेशन देती है। अब वहां पे सिंगापुर जब मैं घूमने गया था तो मैंने वहां पे जो है वो फोन किया कि मुझे पानी जो है वो चाहिए। होटल में मैंने फोन किया कि मुझे पानी चाहिए, तो वहां पे रिसेप्शन से मुझे जवाब आया, सर बाथरूम से भर लीजिए। कैन यू इमेजिन, मतलब वहां पे क्या जवाब मिल रहा है? क्योंकि वहां पे एक ही लाइन है उनकी, एवरी टैप वाटर इज ड्रिंकिंग वाटर। और अगर आप पानी पी के बीमार हो जाओ तो आप केस कर दो सरकार के ऊपर। तो वहां पे टैक्स बहुत ज्यादा है, पर ऑब्वियस ही बात है फैसिलिटीज जो है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जरा मेरे को एक बात आराम से सोच के जवाब देंगे। मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि अगर मुझे इन दोनों देशों की नेशनल इनकम का कंपैरिजन करना है तो वो सही कंपैरिजन 10 लाख के बेसिस पर हो पाएगा या 14 और 70 के बेसिस पर हो पाएगा? आराम से सोच के बताओ। अगर आपने जवाब दिया 14 और 70 के बेसिस पर, तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो हर उस देश की जीडीपी, हर उस देश की नेशनल इनकम ज्यादा दिखने लगेगी जो भी देश ज्यादा टैक्स लगाता है। मतलब वहां पे एक कार बनेगी, उनकी नेशनल इनकम 70 लाख बढ़ जाएगी, और भारत में वही सेम कार बनेगी तो भारत की नेशनल इनकम 14 लाख बढ़ेगी। ये क्या सेंस हुआ? ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारी वेंडर की सेलिंग प्राइस है, मतलब जिस प्राइस पर मारुति कंपनी अपनी कार बेच रही है, वही प्राइस नेशनल इनकम में कंसिडर होती है, ना टैक्स मिला के ना सब्सिडी हटा के। ठीक है, क्या बात है, बिल्कुल शुभम ऐसा ही होगा। हाँ ठीक है, चलो अब जल्दी से मुझे बताओ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब समझ में आ गया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब इंडिया में जो फॉरेनर ने पैसा कमाया वो हटा दो, और बेटा जो इंडियन ने भारत के बाहर जो पैसा कमाया वो मिला दो, और इन दोनों का जो नेट अमाउंट है वो नेट अमाउंट कहलाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है गाइस, जल्दी से मुझे बताओ, लिखवाऊं मैं? चलो मैं क्या बताऊं तुम्हें कि अभी मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं मुझे उसका कितना फायदा आगे चल के मिलने वाला है मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं। सर क्या हमें भी फायदा मिलेगा? ऑब्वियसली भैया, ये वाली बात समझने के बाद में अभी प्रैक्टिकल वाली जब चीजें लिखवाऊंगा तो तुमको लगेगा सर ये तो बच्चों वाली चीजें चल रही हैं, ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो नेशनल एंड डोमेस्टिक की बात करेंगे। Domestic means all the production which has taken place within डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री नो मैटर whether by its residence or by foreign resident और फॉरेन एंटिटी। बेटा फॉरेन रेजिडेंट भी हो सकता है और फॉरेन एंटिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो डोमेस्टिक का मतलब इंडिया की, भारत की धरती पर, किसी भी देश की धरती पर जितना भी माल बना है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, वो सारा का सारा डोमेस्टिक कहलाता है। लेकिन नेशनल मीन्स all the production
all the production by normal residents of a country, normal residents of a country, no matter within domestic territory, no matter within domestic territory or within foreign territory, मतलब चाहे भारत की धरती पर कमाऊं चाहे विदेशी धरती पर कमाऊं, बस कमाऊं। विदिन डोमेस्टिक टेरिटरी और फॉरेन टेरिटरी, विदिन डोमेस्टिक टेरिटरी और फॉरेन टेरिटरी। ठीक है, अब मेन बात को लिखो बेटा। अगर आपको नेशनल कैलकुलेट करना है, अगर आपको नेशनल कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें से माइनस कर दूं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बेटा क्या आप लोग इस लाइन को पढ़कर समझ जाएंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब जो भी किसी विदेशी ने भारत के अंदर कमाया है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो बेटा विदेशी ने भारत में जो कमाया वो हटा दो और प्लस करो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और बेटा एक बात का खास ध्यान रखना कि बेटा ये जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसके नेट अमाउंट को हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? डोमेस्टिक में अपन प्लस माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसे आगे हम लोग बोलेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बेटा इसे हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे NFIA। यहां तक कि हमारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में भी NFIA ही लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो NFIA का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आपको ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा आप मुझे जल्दी से बताइए ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो शब्द हम लोग काम में लेने वाले हैं आगे चल के, ये वाली बात क्लियर है? क्लियर है नहीं है? जल्दी से मुझे बताइए। यस, मैंने तीनों शब्दों के बारे में आपको बता दिया है। मैंने आपको ग्रॉस और नेट के बीच का फर्क भी बता दिया है, मैंने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का भी फर्क बता दिया है, और मैंने आपको नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का फर्क भी बता दिया है। अब मैं आपके साथ में टेक्निकल टर्म्स को अब डिस्कस करना शुरू कर सकता हूं। ठीक है, यस यस यस, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मैं आपके साथ में शुरू कर सकता हूं? अब अभी तक तो बेसिक बात डिस्कस की है, अब मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं पहला शब्द। एंड गाइस यहां से मेन बात शुरू हो गई है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। बेटा अब यहां पे जब मैं ये शब्द अब लिखने जा रहा हूं, जब मैं इस बात को समझाऊंगा या इसके बारे में अगर मैं कोई भी बात आपके साथ में करूंगा तो अब आपको ये वाली बात बहुत क्लियरली समझ में आएगी। ग्रॉस का मतलब यहां पे डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, डोमेस्टिक का मतलब भारत की धरती की बात हो रही है, और मार्केट प्राइस का मतलब वो प्राइस जो कस्टमर के द्वारा पेबल है जीएसटी का पैसा मिलाकर,
या फिर सब्सिडी का पैसा हटाकर जो पैसा हमें कस्टमर से लेना देना है, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। और आपको मालूम है ये जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, ये नेशनल इनकम नहीं है, बल्कि वहां तक पहुंचने का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यस विशाल, बिल्कुल बैच शुरू हो गया है। ठीक है, अब आप इकोनॉमिक्स का जो बैच है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो लिखना शुरू करें। और अब मैं बहुत खास खास बातें लिखूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जीडीपी मीन्स all the production of economic goods and services within the domestic territory of a country, domestic territory of a country during a particular period of time, अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहली चीज, यहां पर मैंने एक शब्द यूज किया है, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मैंने यहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया है, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम किसी देश की जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम हम लोग न सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन हम लोग इंक्लूड करते हैं, बल्कि हम लोग सर्विसेज का प्रोडक्शन भी इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ हम लोग एक फैक्ट्री जिसके अंदर पंखे बनते हैं, हम उसे भी देश की जीडीपी के अंदर इंक्लूड करते हैं। और मेरे जैसे टीचर जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो सर्विसेज भी जीडीपी के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर अपन बात करें जो हमारे कार है, कार बनाने वाली जितनी भी फैक्ट्रियां भारत के अंदर है, वो साल भर में जितनी कारें बना रही हैं, वो कारों का प्रोडक्शन जो है वो भी हमारे देश की जीडीपी में जुड़ेगा। और वकीलों के द्वारा जितने केसेस लड़े जा रहे हैं, वो उनकी वैल्यू भी, उनकी प्राइस भी जीडीपी के अंदर जुड़ेगी। इसका मतलब जीडीपी के अंदर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का प्रोडक्शन इंक्लूड करते हैं, सिर्फ गुड्स का ही नहीं, हम लोग सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि यहां पर हम लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जीडीपी के अंदर इंक्लूड करते हैं, वो हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ही हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अब सवाल यह आता है कि सर इकोनॉमिक मतलब क्या? दोस्तों, इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जिसे बाजार में ले जाकर किसी प्राइस के ऊपर बेचा जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक। या आप लोग बोल सकते हैं ऐसी चीज जिसके लिए बाजार उपलब्ध है, जहां पर इसके लिए कोई बायर आपको मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप इसे प्राइस के ऊपर, कंसीडरेशन के ऊपर, मनी वैल्यू के अंदर अगर आप इसे बेच सकते हो, तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक। यस, विशाल ने बहुत इजी भाषा में जवाब दिया और विशाल बोल रहे हैं सर जो मार्केटेबल है वो इकोनॉमिक है, जिसे बेचने के लिए बायर मौजूद है, जिसे बेचने के लिए मार्केट मौजूद है, उसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक। अब मेरी बात को सुनना, यहां पर बहुत बड़ा फर्क है। एक बात को समझो कि अगर मैं यहां पे क्लास ले रहा हूं और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं भारत भर में ये सारे के सारे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये पूरी की पूरी पढ़ाई जो है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसके लिए आप लोग मुझे पेमेंट करोगे। मैं इस क्लासेस के लिए आपसे चार्जेस लूंगा और ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं अपने बेटे को पढ़ाता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा हूं, तो ये बेटे को पढ़ाना मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, मेरा अफेक्शन है। ये मार्केटेबल एक्टिविटी नहीं है,
ये ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसके लिए मैं बाजार में जैसे पैसे लेता हूं वैसे मैं अपने पुत्र से पैसा नहीं ले सकता। देन वो वाला जो काम है वो क्या है, मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ध्यान रखना ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जीएसटी में कवर, ये जीडीपी में कवर नहीं होती, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कवर नहीं होती है, ये जीडीपी में कवर नहीं होती। जैसे मान लीजिए अगर आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहां जाकर आपने खाना खाया और पैसा दिया, तो रेस्टोरेंट के अंदर जो खाना बनाया जा रहा है वो देश की जीडीपी में काउंट होगा क्योंकि वो इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं। लेकिन घर में आपकी मम्मी आपके लिए रोजाना खाना बनाती है और रोजाना आपके पूरे परिवार को बढ़िया टेस्टी फूड जो है वो खिलाती है, तो वो जो मम्मी खाना बना रही है वो देश की जीडीपी में काउंट नहीं करेगा, वो जीडीपी में काउंट नहीं करेगा। आपके घर में नौकर आकर के सफाई करता है और वो आपसे पैसा लेता है, वो देश की जीडीपी में जुड़ेगा। लेकिन पापा जो रात को बर्तन मांज रहे हैं, ठीक है, वो देश की जीडीपी में काउंट नहीं करेगा। ठीक है, अब आप कई बच्चे नाराज होंगे, सर पापा के लिए ऐसे बोल रहे हो। भाई मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, मैं भी किसी का पापा हूं ना, इसलिए मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं। तो अगर मेरे घर के अंदर मेड आती है और वो दिन के बर्तन मांज के जाती है, वो देश की जीडीपी में काउंट करेगा क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर मैं अपने घर में खुद रोजाना रात को क्लास खत्म होने के बाद में जो मैं बर्तन मांजता हूं ना, वो देश की जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात। इकोनॉमिक का मतलब होता है जिसे बाजार में बेचा जा रहा है, जिसके लिए बायर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ध्यान रखना जीडीपी के अंदर सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं। तीसरी बात, जब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक की, अगर हम लोग बात करें जीडीपी की, अपन लोग बात करें तो जीडीपी में डोमेस्टिक की बात हो रही है। इसका मतलब भारत की धरती पर इंडियन ने या फॉरेनर ने, दोनों में से किसी ने भी प्रोडक्शन किया हो, वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगा। लास्ट बात, हम लोग यहां पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होगा और सब्सिडी माइनस होगी। कुल मिलाकर कस्टमर को जो फाइनली पैसे देना है, कस्टमर जो फाइनली पैसे दे रहा है बेटा, वो वाला जो प्राइस है वो यहां पर आपको गुड्स का लेना है, एंड दैट इज कॉल्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एंड लास्ट वन बेटा, जीडीपी जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही निकलती है। आमतौर पे ये पीरियड हमेशा ईयर होता है। मतलब जब हम लोग भारत की जीडीपी निकालते हैं तो हम लोग भारत के जन्म होने से लेकर आज तक का टोटल प्रोडक्शन ही, मतलब 1947 से आज तक का प्रोडक्शन कैलकुलेट नहीं कर रहे। जीडीपी में हमेशा ईयर वाइज प्रोडक्शन कैलकुलेट किया जाता है। तो आप एक बात को ध्यान रखना, जीडीपी के अंदर जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का ही करते हैं, जो कि आमतौर पर 1 साल का होता है। मतलब 2020-21 में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। ठीक है, क्लियर है बात। यस शुभम, मैं सारी बातें देख लेता हूं, जब मैम आसपास नहीं होती तभी मैं ये सारी की सारी बातें बोलता हूं। अगर मैम जो है ना, अगर ये वाली बात सुन लेगी तो वास्तव में मुझे रात के बर्तन मांजने पड़ जाएंगे। ठीक है ना, चलो नहीं बाहर बैठी नहीं है बेटा, वरना पिटाई हो जाती मेरी। चलो आइए अब इसके बारे में ध्यान से ये वाली बात लिखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट जीडीपी इंक्लूड्स only इकोनॉमिक, ब्रैकेट में लिख लेना मार्केटेबल, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, नॉन इकोनॉमिक goods and services produced out of affection, जैसे मम्मी खाना बना रही है ना, वो नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ अफेक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी।
उसे हम लोग जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। तीसरी बात मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, जीडीपी इज कैलकुलेटेड, जीडीपी इज कैलकुलेटेड, जीडीपी इज कैलकुलेटेड for a particular period of time, GDP is calculated for a particular period of time, for a particular period of time which is generally 1 year, which is generally 1 year, which is generally 1 year, फुल स्टॉप। डी लिखें, इन जीडीपी, इन जीडीपी वी टेक ऑल द प्रोडक्शन, वी टेक ऑल द प्रोडक्शन within the domestic territory, all the production within the domestic territory, within the domestic territory, including production by residents and foreigners both, या ऐसे लिख लो, including production by residents and foreign individuals or foreign entities, foreign individuals or foreign entities, foreign entities, foreign entities। अब दोस्तों यहां पर एक बात, अब जो मैं समझाने जा रहा हूं यह है मेन चीज, इस पूरे टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब समझाने जा रहा हूं, और प्लीज इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। जीडीपी में एक लफड़ा है, जीडीपी में एक लफड़ा है। अब लफड़ा क्या है मैं तुमको बताता हूं। जैसे बेटा मेरी गौशाला है, या चलो गौशाला, और मेरी गौशाला में बहुत सारे गाय हैं जिनसे मैंने मिल्क बनाया, जिनसे मैंने मिल्क पैदा किया। अब ये जो मिल्क है, ये कितने का मिल्क मैंने पैदा किया? साल भर में मान लो मैंने 10 करोड़ का मिल्क पैदा किया, 10 करोड़ का मैंने, और ये मिल्क जो है वो मैंने बेच दिया अमूल डेयरी को, और अमूल डेयरी ने क्या किया कि इसका बना दिया बटर, और अमूल डेयरी ने इसका बटर बना दिया, और बटर बनाकर इन्होंने ये बटर कंज्यूमर को बेच दिया 50 करोड़ का, 50 करोड़ का। अब जरा एक बात बताओ कि मैंने प्रोडक्शन किया है 10 करोड़ का और अमूल ने प्रोडक्शन किया है 50 करोड़ का, और मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बिल्कुल सिंपल है, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि देश की जीडीपी क्या है, 60 करोड़ या 50 करोड़? आराम से सोच विचार के जवाब दीजिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये इस टॉपिक का सबसे मेन पार्ट है। जल्दी से मुझे बताइए कि देश की जीडीपी क्या है, देश की जीडीपी क्या है, 60 करोड़ या 50 करोड़? मैंने मिल्क प्रोड्यूस किया है 10 करोड़ का, और मैंने ये मिल्क अमूल डेयरी को बेच दिया, और अमूल डेयरी ने इससे बटर मैन्युफैक्चर किया और कंज्यूमर को बेच दिया 50 करोड़ का। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहां पे मुझे बताइए जीडीपी 60 करोड़ होगी या 50 करोड़ होगी? यस, आई एम वेटिंग। और वर्णन का जवाब यहां पर आ गया है, वर्णन बोल रहा है सर जीडीपी जो है वो 50 करोड़ होनी चाहिए। सर जीडीपी 50 करोड़ होनी चाहिए, और सर जीडीपी 50 करोड़ होने के पीछे का लॉजिक जो है वो बिल्कुल सिंपल है। और सिंपल लॉजिक क्या है इसके पीछे? भाई इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सर इस 50 करोड़ के अंदर ये 10 करोड़ का मिल्क भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, और सर ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, तो सर ऑब्वियस ही बात है हमारे देश की जो जीडीपी है उसके अंदर 50 करोड़ ही इंक्लूड होना चाहिए, 60 करोड़ नहीं। अगर आपने जीडीपी के अंदर 60 करोड़ को इंक्लूड कर लिया तो सर 10 करोड़ जो है वो 2 बार काउंट हो जाएगा,
10 करोड़ 2 बार काउंट हो जाएगा। और सर इसलिए हम लोग जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, वो जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम हम लोग 50 करोड़ को लेते हैं, 60 करोड़ को नहीं लेते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब इस बात को दो तरीके से निकाला जा सकता है, दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो माल फाइनली कंज्यूमर्स के लिए बनाया जा रहा है, जो माल फाइनली कंज्यूमर्स के लिए बना, कंज्यूमर्स को बेचा जा रहा है, क्या वही जीडीपी के अंदर काउंट होना चाहिए? मतलब अगर एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर को अगर सामान बेच रहा है तो वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ मैं सही बात बोल रहा हूं या नहीं। बेटा यहां पर ध्यान से देखो, मिल्क हमने किसको बेचा? अमूल को। मतलब एक मैन्युफैक्चरर ने दूसरे मैन्युफैक्चरर को माल बेचा, तो एक मैन्युफैक्चरर ने दूसरे मैन्युफैक्चरर को माल बेचा, तो ऑब्वियस सी बात है इसे जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। जो माल आपने फाइनल कंज्यूमर के लिए बनाया है सिर्फ वही जीडीपी के अंदर काउंट होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस 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 यस। तो बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो फाइनल कंज्यूमर के लिए माल बनाया जा रहा है ओनली दैट शुड बी काउंटेड इन जीडीपी? क्लियर है बात? 50 करोड़ ये सीधे कस्टमर के लिए बनाया जा रहा है, इसको गिनो। एक मैन्युफैक्चरर ने दूसरे मैन्युफैक्चरर को जो माल भेजा है वो मत गिनो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि जब ये माल कंज्यूमर के पास पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ये उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। सही बात है? यस। अब एक बात को सुनो, ये जो मिल्क है ना, ये मिल्क बटर बनाने के काम में आ रहा है, मिल्क बटर बनाने के काम में आ रहा है। तो वो प्रोडक्ट जो किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के काम में आता है इसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर है बात? यस, क्लियर है वाली बात। अब जो बात मैं लिखने जा रहा हूं इसे प्लीज ध्यान से समझो। In GDP, we have to avoid double counting of intermediate goods. In GDP, we have to avoid double counting of intermediate goods. Intermediate goods का मतलब होता है एक एंटिटी का जो आउटपुट है वो दूसरी एंटिटी के लिए रॉ मटेरियल है। अब जैसे मिल्क मेरे लिए प्रोडक्ट है, लेकिन ये मिल्क मैंने दिया अमूल को और अमूल के लिए ये मिल्क क्या है? रॉ मटेरियल। तो बेटा ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोलते हैं इसे अपन लोग? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स की डबल काउंटिंग होने की प्रॉब्लम है तो हमें उसे हटाना है, इंटरमीडिएट गुड्स। देयरफॉर फॉर कैलकुलेशन ऑफ GDP we apply the following formula. We apply the following formula. और बेटा इसलिए जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, जीडीपी इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन। बेटा जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, मतलब मैंने और अमूल डेयरी दोनों ने मिलाकर टोटल प्रोडक्शन कितनी वैल्यू का किया? 60 करोड़ का। इस 60 करोड़ में से माइनस कर दूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस कर दीजिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और बेटा इसमें से अगर मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया
मतलब 10 करोड़ के दूध को माइनस कर दिया तो ऑटोमेटिकली बचेगा क्या, 50 करोड़। तो यहां पे मैंने टोटल प्रोडक्शन लिया, तो टोटल प्रोडक्शन के अंदर मैंने मिल्क, अपना मिल्क का प्रोडक्शन भी ले लिया और 50 करोड़ का जो बटर बना मैंने वो वाला प्रोडक्शन भी ले लिया। तो टोटल प्रोडक्शन हमारा हो गया 60 करोड़ का। कितना, 60 करोड़ का। अब ये जो 60 करोड़ है इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा क्या है, मिल्क वाला 10 करोड़, उसे हम लोग हटा देंगे ताकि उसकी डबल काउंटिंग ना हो जाए। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लोग हटा देंगे 10 करोड़ को, तो डबल काउंटिंग हमारी खत्म हो जाएगी और हमारी जो जीडीपी है वो जीडीपी यहां पर निकल कर आएगी कितनी, 50 करोड़। तो हम लोग डबल काउंटिंग हटाने के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन को यहां से हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे जो मैंने शब्द लिखा है ना, ये दिखता बहुत आसान है, ये दिखता बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको बताऊं इस शब्द के अंदर अंदरूनी तौर पर एक बहुत जोरदार बात छुपी हुई है। ये वाली बात पर मैं एक बार अभी दोबारा आऊंगा, एक छोटी सी बात समझाने के बाद में, ठीक है बेटा। ये लास्ट बात समझा रहा हूं और बेटा इसके बाद में मैं यहां पर वापस आऊंगा, क्योंकि यहां पर एक बहुत खास बात छुपी हुई है जिस पर आपका ध्यान कभी जाएगा नहीं, इसलिए बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बेटा जीडीपी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं या नेशनल इनकम जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, नॉट बेस्ड ऑन सेल। इसका मतलब एक बात को समझो कि अगर देश के अंदर मैंने इस साल भारत के अंदर $3 ट्रिलियन का प्रोडक्शन हुआ, भारत के अंदर $3 ट्रिलियन का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन जो सेल हुई है वो $2.5 ट्रिलियन की हुई है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। शुभम, मैं इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनो, मैं यही वाली बात समझा रहा हूं, अभी इसी की बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात मुझे बताओ कि अगर भारत के अंदर टोटल प्रोडक्शन $3 ट्रिलियन का हुआ है, लेकिन सेल जो हुई है वो सिर्फ $2.5 ट्रिलियन की सेल हुई है। अब आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, जीडीपी $3 ट्रिलियन है या $2.5 ट्रिलियन है? यस, आई एम वेटिंग, सब बच्चे जवाब दो मुझे। बेटा एक बात मुझे बताओ कि अगर मैंने मेरे देश के अंदर, भारत के अंदर प्रोडक्शन $3 ट्रिलियन का हुआ है और सेल $2.5 ट्रिलियन की हुई है, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि देश की जीडीपी क्या है, $3 ट्रिलियन या $2.5 ट्रिलियन? और वर्णन का जवाब यहां पर आ गया। वर्णन बोलता है सर हमारे देश की जो जीडीपी है वो $3 ट्रिलियन की है सर, क्योंकि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक सेल नहीं है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। और सर प्रोडक्शन $3 ट्रिलियन का है, तो जीडीपी हमारी $3 ट्रिलियन होनी चाहिए। क्लियर है बात? यस, विशाल का जवाब भी आ गया है और विशाल जो है उसने भी जवाब दे दिया $3 ट्रिलियन। शुभम का जवाब मेरे पास नहीं आया है, विच इज वेरी बैड। शुभम ने जवाब ही नहीं दिया, शुभम बोल रहा है कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। भैया ऐसा नहीं चलेगा, जल्दी से मुझे बताओ $3 ट्रिलियन या $2.5 ट्रिलियन जीडीपी क्या है? सर जीडीपी है $3 ट्रिलियन। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं दैट इज प्रोडक्शन बेस्ड, नॉट कंजम्पशन बेस्ड, नॉट सेल बेस्ड। अब जरा बात को ध्यान से सुनो। एनडीपी, अरे भाई दादा एनडीपी कहां से आ गए तुम? एनडीपी में डेप्रिसिएशन हट जाएगा तो एनडीपी बन जाएगा। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में से डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। विशाल तुम कुछ अलग तरफ निकल गए हो, अभी मेरी बात पे ध्यान से सुनो। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको एक बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं जो बिल्कुल ध्यान से सुनना। एमआरएफ कंपनी ने 100 करोड़ के टायर बनाए, 100 करोड़ के टायर बनाए और ये टायर इन्होंने बेच दिए मारुति कंपनी को। ये 100 करोड़ के जो टायर हैं ये इन्होंने बेच दिए मारुति को, मारुति सुजुकी को बेच दिए। मारुति सुजुकी ने इन टायर्स को लगाकर 10,000 करोड़ की कार्स बनाई। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, लेकिन
अब मैं आपको बता दूं, मारुति कंपनी ने 80 करोड़ के टायर कंज्यूम कर लिए और 20 करोड़ के जो टायर हैं वो क्लोजिंग स्टॉक में है मारुति कंपनी के। 20 करोड़ के जो टायर हैं वो क्लोजिंग स्टॉक में है, कहां पर? मारुति कंपनी में। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। यह बताओ, अगर मैं पूरी भारत में जितनी भी प्रोडक्शन करने वाली एंटिटीज हैं, अगर मैं सबके प्रोडक्शन को जोड़ लूं तो एमआरएफ का प्रोडक्शन 100 करोड़ का है और मारुति का प्रोडक्शन 10,000 करोड़ का है, तो कुल मिलाकर पूरे भारत का प्रोडक्शन एक तरीके से आ जाएगा 10,100 करोड़। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस 10,100 करोड़ के अंदर डबल काउंटिंग वाली मिस्टेक हो रही है। क्यों? क्योंकि कार की वैल्यू के अंदर टायर की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब एमआरएफ ने टायर बना के दिए मारुति को और मारुति ने वो टायर लगाकर कार बना दी। तो आप मुझे बताइए, क्या कार की वैल्यू के अंदर टायर की वैल्यू ऑलरेडी शामिल है? तो ऑब्वियस सी बात है, टायर की वैल्यू मैंने अलग भी गिनती में ले ली और टायर की जो वैल्यू है वो कार की वैल्यू में भी इंक्लूड हो रही है। तो जो टायर का प्रोडक्शन है वो 2 बार काउंट हो रहा है। टायर का प्रोडक्शन, मेरे बच्चों, टायर का प्रोडक्शन यहां पर 2 बार काउंट हो रहा है। टायर का प्रोडक्शन 2 बार काउंट हो रहा है। अब आप मुझे जल्दी से बताओ, देश की जीडीपी क्या है? सोच के बताओ, देश की जीडीपी 10,100 करोड़ है या देश की जीडीपी 10,000 करोड़ है? सोच के बताओ। मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूं। यस गाइस, अपने चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके जल्दी से मुझे बताइए कि अपनी जीडीपी 10,100 करोड़ है या भारत की जीडीपी 10,000 करोड़ है? जल्दी से सोच के जवाब दीजिएगा, मैं आपकी बात का इंतजार कर रहा हूं। यस यस यस, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे नन्हे मुन्नो, जल्दी से मेरी बात का जवाब दो। जल्दी से लिख के बताओ कि देश की जीडीपी 10,100 करोड़ है या देश की जीडीपी 10,000 करोड़ है? यहां पर जवाब आने शुरू हो गए। जवाब है, विशाल का जवाब आ रहा है 10,000 करोड़, दीक्षा राणा का जवाब आ रहा है 10,000 करोड़, कृष सौंखिया का जवाब आ रहा है 10,000 करोड़। यस, वर्णन तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा है। वर्णन जल्दी से जवाब दो कि वर्णन जल्दी से जवाब दो, जीडीपी कितनी होनी चाहिए, 10,100 करोड़ या 10,000 करोड़? और वर्णन ने जवाब दे दिया सर 10,000 करोड़, और दोनों ही जवाब गलत हैं। अगर आप 10,100 करोड़ बोलते तो भी गलत था और 10,000 करोड़ अगर आप बोलते हो तो भी गलत है। ये दोनों ही आंसर गलत हैं। सर ये बेईमानी हो गई सर, ये बेईमानी है सर। और अब शुभम तिवारी ने जवाब दिया है और शुभम तिवारी का जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। मेरे बच्चों, एक बात ध्यान से देखो, ये 20 करोड़ के टायर अभी भी स्टॉक में पड़े हैं। इसका मतलब ये 20 करोड़ के टायर अभी गाड़ी में लगे हुए नहीं हैं। ये 20 करोड़ के टायर गाड़ी में लगे हुए नहीं हैं। तो ये जो 10,000 करोड़ की गाड़ी आपको दिख रही है, इसके अंदर सिर्फ 80 करोड़ के टायर लगे हुए हैं। इसका मतलब डबल काउंटिंग सिर्फ 80 करोड़ की हो रही है, 100 करोड़ की डबल काउंटिंग नहीं हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस गाइस, जल्दी से मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है? यस, हाँ, शुभम ने बहुत सही जवाब दिया है। मतलब मैं तुमको बताऊं, मैंने सही जवाब लिखा ही नहीं था, क्योंकि अगर मैं सही जवाब लिखता ना, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। मतलब तुम लोग वो मतलब लगा करके बता देते। मैंने दोनों ही जवाब गलत लिखे। मैंने देखा, देखते कौन सा बच्चा सही दिमाग लगाता है। सिर्फ शुभम तिवारी ने सही जवाब दिया है। यस विशाल बोले सर मैंने इस तरफ देखा ही नहीं था, यहां पे 20 करोड़ का क्लोजिंग स्टॉक भी है। एक बात मुझे बताओ, अगर मारुति कंपनी ने सिर्फ 80 करोड़ के टायर अगर कंज्यूम किए हैं, तो जो 10,000 करोड़ की गाड़ियां बनी हैं उसके अंदर टायर सिर्फ 80 करोड़ के हैं। 20 करोड़ के टायर तो अभी गाड़ी में लगे ही नहीं है, स्टॉक में पड़े। तो अब आपको यह समझना है कि यहां 10,100 करोड़ के अंदर जो डबल काउंटिंग हो रही है वो सिर्फ 80 करोड़ की हो रही है। इसलिए आपको 10,100 करोड़ में से 10,100 करोड़ में से आपको सिर्फ 80 करोड़ माइनस करने। इसका मतलब आपके देश की जीडीपी में काउंट कितना होगा? 10,020 करोड़ देश की जीडीपी में काउंट होगा। 10,020 करोड़ देश की जीडीपी में काउंट होगा। सही बात है। अब इधर आ जाओ, देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है, इसीलिए
ध्यान से देखो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ना कि परचेज सेल। ध्यान से देखो, टोटल प्रोडक्शन में से मैंने सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस किया है, सेल को नहीं किया। अब देखो, इंटरमीडिएट सेल कितनी है? 100 करोड़, लेकिन यहां पे इंटरमीडिएट सेल माइनस नहीं हो रही, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस हो रहा है, सिर्फ 80 करोड़। गॉट माय पॉइंट? गाइस जल्दी 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 मुझे बताओ कि क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है जो मैंने यहां पर आप लोगों के सामने लिखी है, कि यहां टोटल प्रोडक्शन में से डबल काउंटिंग हटाने के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटाना है, ठीक है, ना कि परचेज सेल को। ठीक है, गॉट इट? गाइस जल्दी 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 मुझे बताइए, गॉट इट और नॉट गॉट इट? जल्दी जल्दी मुझे बताइए, बात समझ में आ रही है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यस। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो अपन ने निकाला है इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटाकर, इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जीडीपी इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ वैल्यू एडेड, टोटल ऑफ वैल्यू एडेड। अब कई बच्चे बोलते हैं सर वैल्यू एडेड मतलब हर एक मैन्युफैक्चरर ने जो वैल्यू ऐड की है सिर्फ उसी का टोटल लगाओ। बताता हूं, जैसे एमआरएफ ने 100 करोड़ के टायर बनाए, तो एमआरएफ ने वैल्यू एडिशन कितना किया? 100 करोड़। लेकिन बेटा मारुति की अगर मैं बात करूं तो मारुति ने 80 करोड़ के, मारुति ने 10,000 करोड़ की कार बनाई, लेकिन उसके अंदर टायर इस्तेमाल किए 80 करोड़ के। तो आप एक बात मुझे बताइए, मारुति कंपनी ने 80 करोड़ के टायर में कार बनाकर, 80 करोड़ के टायर यूज किए और उसे मिला और कार बना दी, तो उसने वैल्यू ऐड कितनी की? 9920 करोड़ की वैल्यू ऐड की है। अरे टायर के बाद, टायर के आगे कार में वैल्यू कितनी ऐड की? 9920 करोड़। तो बेटा एमआरएफ ने वैल्यू ऐड की है 100 करोड़ और मारुति ने वैल्यू ऐड की है 9920 करोड़। तो अगर मैं वैल्यू एडेड का टोटल लगा दूं तो भी वही जवाब आएगा, 10,020 करोड़। वैल्यू एडेड का मतलब होता है जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा और जो आपकी सेलिंग प्राइस है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, उसे बोलते हैं वैल्यू एडेड। ठीक है, क्लियर है बात? वैल्यू एडेड मतलब जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा और जो आपने माल बनाकर बेचा, जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसके बीच का अंतर, मतलब आपने कितनी वैल्यू ऐड की है। ठीक है, यस। एक्चुअली विशाल वर्णन जो है वो मेरी ऐप के ऊपर क्लासेस देख रहा है, और वर्णन क्योंकि ऐप के ऊपर क्लासेस देख रहा है इसलिए वर्णन के मैसेजेस आपको इधर यूट्यूब पे शो नहीं हो रहे। ठीक है, ओके, चलो। ओके गाइस, अब आप लोग मुझे जल्दी से बताइए, ये जो वैल्यू एडेड वाली बात मैंने लिखी, ये वाली बात समझ में आ रही है? वैल्यू एडेड का मतलब होता है आपकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो, और जो आपने प्रोडक्ट बनाकर बेचा उसकी प्राइस, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? आपके द्वारा ऐड की गई वैल्यू। अब एक बात सोचो, मैंने 100 रुपीस का मिल्क खरीदा और बटर बनाकर मैंने 500 रुपए में बेचा। 100 रुपीस का मिल्क खरीदा और बटर बनाकर 500 रुपए में बेचा, तो मैंने वैल्यू कितनी ऐड की? 400। मेरे द्वारा की गई एक्टिविटी से सामान की वैल्यू ऐड कितनी हो रही है? 400 रुपए। ठीक है, यस गाइस 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 जल्दी से मुझे बताओ, ये वैल्यू एडेड वाली बात समझ में आ गई है? यस, ओके। तो बेटा यहां तक की बात मैंने आप लोगों को लिखवाई है, अभी आगे कुछ और बातें भी मैं आपको लिखवाऊंगा इसके बारे में, और कल हम प्रैक्टिकल से रिलेटेड नोट्स का एक बड़ा हिस्सा हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो यही चल रहा है। यहां पर जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं, लिखवा रहा हूं, आप जब प्रैक्टिकल में पहुंचोगे ना तो आपको लगेगा सर प्रैक्टिकल में तो कुछ है ही नहीं। ये सारी की सारी दिक्कतें जो प्रैक्टिकल के अंदर आनी है, ये एक एक बारीकी मैं यहीं पर आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, और ये चैप्टर आपको कभी रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है तो।
ठीक है, चलो दोस्तों, बस तो अभी यहां पर टिक टिक घड़ी मुझे बता रही है कि आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया है, और क्योंकि आज की क्लास का टाइम यहां पर खत्म हो गया तो मुझे अपनी बात को यहां पर रोकना पड़ेगा, और आगे की बात मैं आप लोगों के साथ में करूंगा कल की क्लास में। कल की क्लास का टाइम सर, अपनी क्लास का टाइम वही फिक्स है 5 PM। रोजाना शाम को 5 बजे अपनी क्लास होती है, तो रोजाना शाम को 5 बजे आप लोग मेरे साथ में ये नेशनल इनकम का टॉपिक पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 o'clock का टाइम है आप लोग के लिए, ये वाला टाइम फिक्स है। आप लोग रोजाना मेरे साथ में आइए और हम लोग ये सारे नोट्स लिखेंगे और डिटेल में पूरी की पूरी बात को पढ़ेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, अगली 2 से 3 क्लासेस में मैं इस चैप्टर का प्रैक्टिकल वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अभी हम लोगों की बातें, ये सारी बातें स्लो आप लोगों को लग रही होंगी कि सर आप एक ही बात को घुमा फिराकर बार बार बोल रहे हो। इसका एक ही पर्पस है कि ये सारी बातें आपके दिमाग में एकदम जम जाएं। अगर ये जम गई तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे ही आप रीड करना शुरू करोगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कौन सी चीज को कहां पर कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, यस। नहीं यार शुभम, आज कोई गाना वाना नहीं सुनाऊंगा, आज गला बड़ा खराब हो रहा है। ठीक है, फिर कभी। चलो, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अपन लोग कल की क्लास में।